वाले वक्त में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या घाटे वाली बात है। और दूसरी बात, हम कैसे अपने सही नेता का चुनाव करें। और तीसरी बात, मैं आपको समझाऊंगा कि धर्म संसद के पीछे की राजनीति क्या है। आई न्यूज इंडिया पर खबर वो मिले जो आपको कोई बता ना सके। अब थोड़ा क्रिटिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि जब 22 दिसंबर को पीयूष जैन के यहां पर छापा पड़ा तो वहां से 197 करोड़ रुपए, 26 किलो सोना और 600 किलो चंदन पकड़ा गया और पीयूष को जेल में डाल दिया गया। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी वालों पर तंज कसा। जब अखिलेश ने बीजेपी वालों का मजाक उड़ाया कि ये जो छापा है ये गलत फहमी की वजह से गलत व्यक्ति पर मार दिया गया है। अखिलेश कहते हैं कि सरकार ने पुष्पराज जैन की जगह गलती से पीयूष जैन के यहां पर छापा मार दिया है। अब सरकार ने पुष्पराज जैन के यहां पर भी छापा मार दिया। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों ने अपने ही आदमी के घर छापा मारा, जो काला धन पकड़ा गया वो बीजेपी वालों का है। अब भाई बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जो पुष्पराज जैन जो पकड़े गए हैं, जो उनके घर में जो हमें काला धन मिलेगा वो समाजवादी पार्टी का काला धन कहलाया जाएगा। अब यहां पर देखिए कि अगर अखिलेश यादव मजाक नहीं उड़ाते तो शायद पुष्पराज जैन के यहां पर ये छापा नहीं पड़ता। यहां पर मैं आपके सामने दो चीजों को कहता हूं कि ध्यान से और यहां क्रिटिकल एग्जामिन करने की कोशिश की। आपने क्या समझा इससे? पहली बात यह कि इन छापों से हमारे सभी नेताओं की छवि खराब होती है। कई बार हमें यह लगता है कि सब भ्रष्ट है और यहां पर जो इमेज है खुद बीजेपी की भी खराब होती है, जिसमें जनता को यह लगने लगा है कि अपने विरोधियों को बदनाम करने या फिर उनको दबाने के लिए, उनको तंग करने के लिए ऐसे छापे मारे जाते हैं, वो भी चुनाव के समय। और छापे इस समय मारे जाते हैं। इसके अलावा ये छापे उसी राज्य में क्यों पड़ रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हो? क्या भाजपा को हार का डर सता रहा है? ये पब्लिक के मन में सवाल आता है। दूसरी बात, इन छापों में क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी एक प्रकार से पूरी नाकामयाब है? नोटबंदी के बावजूद यदि करोड़ों अरबों रुपए इत्र वाले के यहां से नगद पकड़े जाते हैं तो सोचिए बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के यहां कल्पना की ही नहीं जा सकती कि वहां पर कितना पैसा पड़ा होगा। हर चीज की बरसी बन जाती है दोस्तों, लेकिन नोटबंदी की बरसी नहीं बनती है। ये समझ इसके पीछे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां इंक्लूड करता हूं कि एक सांसद ने कहा था कि अगर सरपंच 15 लाख का करप्शन करता है तो वो एकदम जायज है, क्योंकि उस सरपंच ने चुनाव जीतने के लिए 7 लाख रुपए खर्च किए। अब वो 7 लाख को पहले निकालेगा और आगे 7 लाख भी तो रखेगा क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, तो हो गए 14 लाख। अच्छा, फिर 1 लाख का क्या? तो सांसद साहब कहते हैं कि महंगाई का समय है तो 1 लाख उसने अपने लिए रख लिए है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सांसद जी का कहना है कि 15 लाख के करप्शन को कोई करप्शन नहीं माना जाए। अब तो एक बात देखिए, क्या जनता को ये मान लेना चाहिए कि जो ये करप्शन है एक तरह का न्यू इंडिया के लिए एक सुविधा शुल्क बन चुका है? अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे दोस्त देखेंगे ना, अभी भी करप्शन है, उससे ज्यादा है। काम देरी में हो रहा है लेकिन पैसा ज्यादा लग रहा है। तो सांसदों के बयान सुनने के बाद एक बात आपके दिमाग में पक्का आई होगी कि जिस तरीके से यूपी में ना विपक्ष के नेताओं पर छापे डाले जा रहे हैं या फिर पड़ रहे हैं, तो ऐसे ही छापे बिल्कुल पहले सरकार को अपनी ही पार्टी के नेताओं पर मारने चाहिए, क्योंकि इनके पास तो शुद्ध बेईमानी का पैसा जमा होता है। ऐसा करने से क्या होगा? सरकार की जो साख है वो राख में मिलने से बच जाएगी और जो पब्लिक का जो भरोसा है वो भी बच जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि वैभव भाई अब हम कर क्या सकते हैं? जो करप्शन चल रहा है चलने दीजिए। सिंपल है कि आप चुनाव बिल्कुल सही कीजिए। अब भला कैसे होगा? इस सवाल का जवाब इस सवाल के अंदर है। पहले आप सभी मुझे बताइए कि चुनाव में अग्नि परीक्षा किसकी होती है? पार्टी की होती है या उस पार्टी के दल के उम्मीदवार की होती है या फिर वोटर की होती है अग्नि परीक्षा? जवाब इसी में है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे यह बताइए कि आप लीडर चुनते हैं या फिर एक पॉलिटिशियन? आप डिसाइड करो कि आपको लीडर चुनना है जो नेतृत्व कर सके और उम्मीदवार योग्य हो, या फिर आपको वो एक राजनेता चुनना है या फिर एक वो पॉलिटिशियन चुनना है जो किसी भी कीमत पर बस सत्ता चाहता है। अब एक कैसी चीज हो गई, जैसे कि जो प्रत्याशी चुनाव से पहले एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिखाई देते थे, चुनाव के बाद पता चला कि आपस में मिलकर ही सरकार बना ली इन लोगों ने। अब यहां पर आप कहेंगे कि वह भाई हमें पहली वाली जो बात है सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, हमें तो लीडर चाहिए, पॉलिटिशियन हमें चाहिए नहीं होगा। अब आप कहेंगे वह भाई आप कैसे पहचाने, ये तो कहते कुछ है करते भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो योग्य लीडर होगा ना उसको पहचानेंगे कैसे? जिस पर लोकतंत्र टिका है, बिल्कुल उस सवाल से। जी उसी सवाल से। कैसा सवाल? जब भी कोई वोट मांगने आपसे आए तो सबसे पहले उससे एक सवाल पूछिएगा कि जनाब एक बात बताइए, आपका पैशन क्या है? मतलब आप क्या करने के लिए चुनाव जीतना चाहते हो? अगर उस कैंडिडेट के चेहरे पे मुस्कान है
तो टाटा बाय बाय सब खत्म कर दीजिए। और अगर नहीं है, अगर वो कहे कि देखिए इस मेरे पास ये योजना है, उसके मुताबिक बच्चों की शिक्षा सुगमता से हो सके, पढ़ लिख करके वो नौकरी या फिर रोजगार के काबिल बन सके, उस तरह की पॉलिसीज मुझे बनानी है, और किसी के दया पर वो आपका बच्चा ना रहे, केवल अपनी ही योग्यता के अनुसार उसको अपनी नौकरी मिल जाए और अपना जो जीवन है उसका सुखमय बना रहे, हम इस पर और इसके लिए काम करेंगे। तो आप समझ जाना कि वो व्यक्ति आपका है और योग्य भी लग रहा है। अगर आप भटके तो आप अपना लीडर खो देंगे और पॉलिटिशियन को चुन लेंगे। पॉलिटिशियन आपको जातिवाद में, आपको इमोशन पे, आपको धर्म पर ले जाकर छोड़ देगा। चूज वाइजली कि भैया लोकसभा में, विधानसभा में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, इनफैक्ट इन एमएलसी को चुनने में भी आपको दिमाग जरूर लगाना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। अब इसके साथ मैं धर्म संसद को जोड़ना चाहता हूं। यहां पर धर्म संसद और पॉलिटिक्स का खेल मैं आपको समझाता हूं। वैसे धर्म संसद पहले से होती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में ये सामान्य गति से सीधी राजधानी क्यों बन जाती है, ताबड़तोड़ धर्म सभाएं क्यों होने लगती हैं? इसका कारण है, कुछ धर्म सभाएं जेन्युइन होती हैं, उसके लिए अतिरिक्त सम्मान मेरा है, लेकिन कुछ धर्म सभाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जेन्युइन सी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे राजनीति बहुत तगड़ी चल रही होती है। जैसे इन महाराज जी को देखिए, इनके वक्तव्य को आपने सुना होगा, और महिलाओं को राजनीति पर कैसे सफलता मिलती है इस पर टिप्पणी भी की थी इन्होंने, यह भी आपने सुना होगा। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको उस प्रायोजन की बात करना चाहता हूं जो इस प्रायोजन के लिए ऐसी धर्म संसदें खड़ी की जाती हैं। देखो आपको पता होगा कि हिंदुओं का वोट जातियों के आधार पर बंट जाता है। अभी समाजवादी पार्टी, बसपा और तमाम ऐसी पार्टी है जो कि जातवाद के ऊपर ही पार्टी बनाई गई है। अब नुकसान किसको होता है ऐसे में? हिंदू कार्ड खेलने वाली पार्टी बीजेपी को होता है। अब हिंदू को एकजुट कैसे किया जाए, तो इसके लिए धर्म का उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये धर्म की रक्षा की बात करते हैं, मैं उसको धर्म स्वांग रचना कहता हूं। अब बात धर्म की रक्षा की आती है तो ये धर्म की बात है ना, वो जातिगत राजनीति पर भारी पड़ जाती है। अब देखो आपने कई बार सुना होगा, हमें 100 सैनिक ऐसे चाहिए जो 20 लाख को मार सके, या 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए और हम बता देंगे कि हमारी क्या है औकात, हमारी क्या हैसियत है। ऐसे जो बयान दिए जाते हैं ना, ये बड़ी चालाकी से दिलवाए जाते हैं ताकि इसी आक्रोश को दिखा करके एक दूसरी पार्टी एक दूसरे का फायदा करा सके, और पार्टी का जो वोट है ना, एक ही पार्टी को ट्रांसफर किया जा सके। कहीं ना कहीं से तो चिंगारी निकलेगी, उस डर दिखाया जाएगा और अब ध्रुवीकरण कर लिया जाएगा। नरसिंहानंद जी महाराज कितनी चालाकी से कहते हैं कि सरकार 1 या 2 जनवरी को धर्म संसद की अनुमति नहीं देगी। कानून व्यवस्था की बात है, सही में देगी भी नहीं। और फिर वही कहते हैं कि ऐसे ही 6 दिसंबर को जब श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर होने वाली जनसभा को भी आयोजित करने का सरकार ने मना कर दिया था। अभी 2 बयानों को जोड़ करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनमानस में एक बात उनके अंदर तक फीड करने की कोशिश कर रहे हैं ये महाराज जी, कि जो श्री कृष्ण भगवान के लिए कितना कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सिर्फ यही सब कुछ कर सकते हैं। और फिर जनता को लगेगा यार इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि मंदिर बनवा दें। तो इस तरीके से बात करके धर्म की रक्षा का स्वांग रचते हैं और आप लोग बहक जाते हैं, और आपके दिमाग में वही चीज चलती है कि अच्छा ये बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी से अच्छी कौन सी पार्टी है, चलो वहां चलते हैं। अब कई बार है कि आपको मुस्लिम का डर दिखाया जाएगा, मुस्लिमों को हिंदू का डर दिखाया जाएगा, तो एक दूसरे को बांटा जाएगा, बटेंगे, आप चलते चलेंगे। सिंपल सी बात है, यही एक राजनीति होती है, इस पे लोग ये सब खेल जाते हैं। सिंपल सी बात है, और आप लोग बट जाते हैं। अच्छा मैं धर्म का स्वांग मैं क्यों कह रहा हूं? मेरी सबसे बड़ी एक समस्या है ना कि मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता हूं, तो जिसकी वजह से मैं फिर निचोड़ में से भी निचोड़ निकालने की कोशिश करता हूं। अब जब मेरे इस वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ धर्म तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें स्वांग बहुत अच्छा रचा गया है। अगर मैं नहीं बताता आपको तो शायद पता भी नहीं चलता। हो सकता है आपको पता हो, किसी माध्यम से चला हो, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं चलता, मैं ये कहता हूं। अब बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां हैं 2022 में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मोदी और राहुल के लिए अग्नि परीक्षा का साल 2022 रहने वाला है। देखो साल की शुरुआत यूपी और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से होनी है, और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फिर बारी आएगी राज्यसभा की 73 सीटों पर चुनाव की। अब अगस्त से सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा, जिसमें राहुल गांधी की सुनने में आ रही है कि अध्यक्षता पक्की है। और फिर वहीं नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। इस बीच अगर केंद्र सरकार ने चाहा तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव लगे हाथ कराए भी जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा रोमांचक होने जा रहा है ये वाला साल भी, दोनों नेताओं के लिए और पब्लिक के लिए भी। कुल मिलाकर के 7 विधानसभा चुनावों में से 6 में भाजपा की सरकार है, और जहां सत्ता में वापसी करना एक अपने आप में भाजपा के लिए चुनौती दिखाई दे रही है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के लिए बहुत ज्यादा चुनौती उत्तर प्रदेश के अंदर
अंतर भी है। अगर उत्तर प्रदेश में लोग हार भी जाते हैं तो फिर 2024 में इनकी समस्या सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता कहाँ जाती है? वोट काउंटिंग में आ जाती है। जब राष्ट्रपति जब चुनाव जब होता है तो यूपी के एक विधायक की जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत बढ़ जाती है। कैलकुलेशन अगर आप लोग देखेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को गंवाने के बाद भी भाजपा ने चुनाव जीते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव हारने का। ऐसे अगर उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके हाथ में वो सत्ता नहीं आएगी। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति जब चुनने की बारी आएगी तो अपना खुद का राष्ट्रपति, अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति नहीं बना पाएंगे, या बना तो लेंगे लेकिन वहां बहुत बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो यूपी के विधायक का जो एक वोट होता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कैलकुलेशन अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां भी पढ़ सकते हैं। यहां तो बात होगी भाजपा की, अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। उधर राहुल गांधी के पास इन 7 में से आधी राज्यों में, जो मैंने बात की 7 राज्यों में, आधी में सत्ता हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। जहां बीजेपी की वापसी का लगता है कि कठिन है, वहां पर एक मौका कांग्रेस के लिए बन जाता है कि बहुत सुनहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से जिसके हाथ ज्यादा राज्य लगेंगे उसके हिसाब से तय हुआ कि भैया 2024 में देश की जो राजनीति है ना वो क्या रुख इख्तियार करती है। आने वाला वक्त दोनों नेताओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है। 2014 के बाद से भाजपा 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारी है या अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है। इसमें दिल्ली में 2 बार की हार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार 2015, महाराष्ट्र और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की हार इसमें शामिल है। और अगर देखा जाए पब्लिक के दिमाग में वही है कि भाई अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, महंगाई तमाम बढ़ती जा रही है, चीन की दादागिरी दिखाई दे रही है, किसानों की नाराजगी है और इसके बीच में सब चुनाव हो रहा है। तो सत्ता में वापसी का जो काम है बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर आदर्श है वो उसको स्थापित नहीं कर सकी है। जुलाई के बीच राज्यसभा की 73 सीटें खाली होने जा रही हैं। यह राज्यसभा की कुल सीटों का लगभग 1/3 है। जाहिर है कि अगर भाजपा 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राज्यसभा भिजवा पाएगी बहुत ही आसानी से। राहुल गांधी को पंजाब, गोवा और उत्तराखंड पर पूरा जोर लगाना चाहिए। इन 3 राज्यों के साथ साथ हिमाचल और गुजरात में भी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी तो शायद सत्ता में जरूर वापसी कर सकती है। 5 राज्यों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ इसी बहाने मोदी सरकार जो एक तरफा दिखाई देती है उसको चुनौती दी जा सकेगी और विपक्षी दल के नेता आपस में मिलेंगे तो गिले शिकवे हैं वो भी दूर होंगे। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि अगला साल राहुल गांधी के लिए बहुत सारे मौके लेकर के आ रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है और अपनी सियासी छवि चमकाकर कांग्रेस की कायाकल्प भी कर सकते हैं। ये पूरी कहानी हमें दिखाई दे रही है और वहीं नरेंद्र मोदी जी की जो चुनौती है अब उसको किस तरह से पार पा पाते हैं वो उनकी राजनीतिक कुशलता आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगी। बस यही, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।